नमस्ते, प्रणाम है सिद्धांत, साथ में है अंशुमान तिवारी। ये है खर्चा पानी। कैसे हैं अंशुमान जी? जी, बहुत-बहुत स्वागत है सिद्धांत आपका और खर्चा पानी में सारे दर्शकों का। आजकल रोज़ सुबह की शुरुआत पेट्रोल, डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ हो रही है 11 दिन से। हाँ, हम लोग कल अर्थात कर रहे थे। मैंने बोला भी था कि हाँ। अंशुमान जी आज ही मैं पेट्रोल भरवा के आया हूँ और हुँ। ये एक काफ़ी त्रासदपूर्ण अनुभव रहता है पेट्रोल पंप पे जाना। हाँ, और लगातार दरअसल जो लोग ये कह रहे सोच रहे थे, हम लोगों ने अपने खर्चा पानी में इस पर चर्चा भी की थी कि बजट में टैक्स लगे या ना लगे, सेस लागू हो या ना हो, जितना सेस सरकार ने बजट में लगाया था पेट्रोल, डीज़ल पर और ये कहा था कि उसका कीमतों पे असर नहीं होगा, उससे ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं बजट के बाद हुँ, से। एकदम बढ़ चुकी हैं पेट्रोल कीमतें और पेट्रोल पेट्रोल, कीमतों डीज़ल के। कीमतों को लेकर सरकारों का जो स्टैंड है, वो बेहद अपारदर्शी है, उसमें बहुत ज़्यादा साफ़गोई नहीं है। और उसमें ज़िद भी बहुत ज़्यादा है। उसमें एक ख़ास किस्म की संवेदनहीनता भी है सिद्धांत क्योंकि एक संवेदनशीलता होती है ऐसी परिस्थिति में जबकि लोगों की क आय नहीं है, लगातार बाकी चीज़ों की महँगाई बढ़ रही है। तो सरकारें अपने बजटों को ऐसे संतुलित करती हैं कि लोगों की का जीवन आसान हो सके। हमें आप इसका असर आप उन लोगों पर देखिए जिन्होंने अभी कारोबार पर जाना शुरू किया है, जिनको अभी काम मिलना शुरू हुआ है। उनके लिए उन्हें 150 ₹200 ₹3 ₹250 की दिहाड़ी मिल रही है, उनके लिए टेम्पो का किराया इतना हो चुका है आने-जाने के लिए हुँ। कि उनके लिए अफ़ोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। ज़ाहिर-सी बात है और सरकारें कच्चे तेल पे बात करेंगी, सरकारें लेकिन टैक्सेशन पे बात बात नहीं नहीं कर करेंगी। पाएँगे हम। ये सब थोड़ी-सी मेरे ख़्याल से ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने की मूव्स होती हैं, जो हाँ, मेरे ख़्याल से अपारदर्शी होती हैं। और सारी सरकारें इसमें विपक्ष की भी ज़ाहिर सरकारें क्योंकि वो सब वही करना कर रही हैं जो मिलकर एक साथ मतलब हो रहा है। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है हुँ। और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और प्लस केंद्र की जो भाजपा की सरकार है, आप मतलब वहाँ देख लीजिए हर जगह ये ट्रेंड है। सबके पास एक-दूसरे को ब्लेम करने का मौका है, लेकिन सबको पता है कि हमाम में सब नंगे हैं वाला है हाँ, वाला और सारे लोग एक साथ हैं मतलब बजाय इसके कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ बैठकर एक सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को न्यूनतम कैसे रखा जाए। यहाँ होड़ जैसी है, प्रतिस्पर्धा जैसी है कि कौन कितना बढ़ा सकता है। और ये ऐसी सिचुएशन है अंशुमान जी हाँ। कि कंजम्पशन आपका कम होता जाएगा। हुँ, आपका मतलब आप इतना इतना भारत का मध्यम वर्ग जो बाइक में पेट्रोल डलवाता है, हुँ। वो इतना ज़्यादा रिच तो है नहीं कि वो इस महँगाई के बावजूद उसका कंजम्पशन पैटर्न एक रहेगा। तो धीरे-धीरे तो शिफ्ट आउट होता जाएगा और ये हाँ। और फिर बढ़ता जाएगा। हाँ, नहीं बाइक और कार को आप मान भी लें कि चलिए बाइक और कार का पर्सन थोड़ा अफोर्ड कर सकता है, पर अब हमारी सरकारें ये वास्तविकता जानती उनके पास आंकड़े हैं कि शहरों में और कस्बों में करीब-करीब 85% कम्यूटर्स उस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं जो पब्लिक या पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है और वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट पेट्रोल फ्यूल पे चलता चलता एकदम। है। तो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को हम कभी मेजर नहीं करते, लेकिन उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग देखिए कि जो छोटे शहरों में एक शहर से दूसरे शहर टेम्पो से या किसी निजी वाहन से जाते हैं, उनके लिए उनकी उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ रही होगी। तो ऐसे समय जब केंद्र सरकार को बैठकर सारे राज्यों के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि ठीक है, एक बेंचमार्क करिए ना कहाँ तक हो। हाँ। लेकिन वो हाँ, रणनीति। बहुत सारे लोग ऑटो में बैठ के या विक्रम में बैठ के मेट्रो स्टेशन जाते हैं या हाँ, लोकल ट्रेन पकड़ने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। आप दिल्ली में, आप मुंबई में, आप किसी भी शहर में देख लीजिए सुबह सुबह चौराहों के ऊपर भीड़ तो उसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों की है। हुँ। तो अंशुमान जी कुछ एक सवाल है मतलब सवाल क्या है वो एक क्वेरी है वो चाहते हैं जिन्होंने रखा है हमारे सामने वो चाहते हैं कि उसको खर्चा पानी अर्थात मिले तो हम इसको आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हुँ, और हमारे पास आज के 2 लीड्स हैं जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। पहला है डिजिटल पेमेंट्स को लेकर आरबीआई का नया ऑर्डर जिसके जिसके लिए उन्होंने कहा है कि एजेंसीज को इन सारी एंटाइटीज को बोर्ड अप्रूव्ड डिजिटल पेमेंट मेथड इस्तेमाल करना होगा। जो खबरें आ रही हैं, अब कई सारे लोग ये पूछते हैं साहब ये खबर कहाँ पढ़े, ये डाटा कहाँ पढ़े? कई सारे अखबार हैं, मिंट अखबार है, इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, बिज़नेस टुडे है, बहुत सारे अखबार हैं जहाँ पे आप ऐसी सारी चीज़ें देख सकते हैं, बिज़नेस स्टैंडर्ड है। तो ये खबर आ रही है, अब ये कहा गया है कि इससे इस बोर्ड अप्रूव मेथड से सिक्योरिटी शायद ज़्यादा मेंटेन होगी। और दूसरी हमारी खबर है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। जैसे मोबाइल फ़ोन होता है कि आप जिसका मन किया उसका कनेक्शन ले सकते हैं। आप उसके टैरिफ देखते हुए और उसके फ़ायदे देखते हुए आप लेते हैं एक मोबाइल का फ़ोन कनेक्शन। बिजली के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है, सरकार ने बजट में कह दिया था। अंशुमान जी, पहले आरबीआई के ऐलान पे आते हैं। यूपीआई, हाँ। डिजिटल पेमेंट्स इन सब को लेकर आरबीआई का नया ऑर्डर,
सिक्योरिटी के नए दावे और बोर्ड अप्रूव्ड मेथड्स को अपनाने की एक बंदिश। ये खबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सीधे खर्चा पानी से जुड़ी हुई है। अगर आप अखबारों की बात ना भी करें कि किसी अखबार में छपी है, रिजर्व बैंक ने बाकायदा आदेश जारी करके सारी कंपनियों, सारी एजेंसियों से जो पेमेंट्स में डील करती हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हो, चाहे वो मोबाइल वॉलेट्स हो जैसे कि पेटीएम या फोन पे जैसे वॉलेट हो, या जो पेमेंट बैंक्स हो, वो सारे लोग जो किसी न किसी तरीके से पेमेंट्स में डील करते हैं, जिनके पास जो पैसे का लेन देन करते हैं, उन्हें कहा है कि उन्हें अपनी 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 ई पेमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए। अब आश्चर्य देखिए आप, हम कैसे जागते हैं, हमारे रेगुलेटर कैसे सब कुछ हो जाने के बाद जागते हैं। भारत में ई पेमेंट आ गए, भारत में यूपीआई आ गया, भारत में आधा दर्जन छोटे बड़े मोबाइल वॉलेट आ गए, भारत में कई सारे पेमेंट बैंक आ गए, सरकारी तमाम बैंकों के मोबाइल एप्लीकेशन आ गए, उन मोबाइल एप्लीकेशन से पैसों का ट्रांसफर होता शुरू हो गया। आप यूपीआई के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं और किसी भी बैंक ने अपनी अधिकृत ई पेमेंट पॉलिसी आज तक डिक्लेयर नहीं की। आपको बैंक ने यह नहीं बताया कि अगर आप XYG बैंक से XYC बैंक को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो जो डेटा है उसका क्या हो रहा है। जो आपका डेटा है वो क्या बैंक के पास है, वो दोनों बैंकों के पास चला गया, वो बाजार में कहीं चला गया। अब जाकर जब ये इतना बड़ा बाजार तैयार हो गया, इसमें लोन के घोटाले हो गए, इसमें पासवर्ड चोरी की समस्याएं हो गई, इसमें हैकिंग की प्रॉब्लम आ गई, तब भारत का बैंकिंग रेगुलेटर कहता है कि अब सारे बैंकों को, सारी पेमेंट कंपनियों को, सारी पेमेंट एंटिटीज को अपने अपने बोर्ड में एक ई पेमेंट पॉलिसी रखनी पड़ेगी और उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। शायद आरबीआई का एक मास्टर सर्कुलर इसके लिए आया है जो ये बता रहा है कि आप अभी आरबीआई ने ये नहीं कहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेकिन भारत में ई पेमेंट को लेकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक रूपता, एक पारदर्शिता आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एचडीएफसी बैंक की ई पेमेंट के सिस्टम दूसरे हैं और एक्सिस बैंक के और एसबीआई के ई पेमेंट सिस्टम दूसरे हैं। जिसमें दो बड़ी चिंताएं हैं जिन्हें ये पॉलिसी शायद एड्रेस करने की कोशिश करेगी जब ये आएंगी अलग अलग बैंकों की। पहली चिंता ये है कि सीमलेसनेस कनेक्टिविटी हो, सारे लोग एक जैसे सिस्टम का पालन करें, क्योंकि अभी बहुत सारे पेमेंट सिस्टम्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से चलते हैं। अगर आप किसी ग्रोसर से सामान खरीदते हैं, आप किसी एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग पे जब आप पेमेंट करते हैं तो कई बार आप अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, कई बार अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, कई बार अपने सीधे बैंक से पेमेंट करते हैं, कई बार अपने वॉलेट से पेमेंट करते हैं। ये 4 तरीके हैं जिनके जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। इनकी पॉलिसीज इस पर बनेंगी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जिस पर हमारी निगाह सबसे ज्यादा रहेगी और क्या रिजर्व बैंक इस मामले में करता है कि जो प्राइवेसी है उसका क्या होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्राइवेसी के नियम तय किए जाएं और ये एक अच्छी बात है कि कम से कम भारत के रेगुलेटर लंबे समय के बाद, इतनी लानत मलामत के बाद, डेटा प्राइवेसी के बारे में थोड़ा सा सोच रहे हैं। इसलिए ई पेमेंट पॉलिसी के जरिए सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पेमेंट पर डील करते हैं उनसे कहा गया है कि प्राइवेसी के नियम तय किए जाएं। हम अपेक्षा करेंगे सामान्य उपभोक्ताओं के तौर पर कि लगभग हर बैंक हमें हमारे डेटा के प्राइवेसी की गारंटी दे। यदि हम उसके साथ डील कर रहे हैं तो उसके पास हमारा फाइनेंशियल डेटा एक्सपोज्ड है, उसके पास हमारे बैंक का डेटा एक्सपोज्ड है, तो क्या वो डेटा जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसको भी दे रहा है? क्या वो आपस में शेयर हो रहा है? क्या वो आपस में शेयर, क्या वो मर्चेंट भी उस डेटा को और वो ले रहा है? वो क्या उस मर्चेंट भी डेटा को ले रहा है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एबीसी बैंक का अकाउंट है और उस बैंक के अकाउंट से मैंने एक ग्रोसर से सामान खरीदा और वो अकाउंट उसके वॉलेट से कनेक्टेड है, तो मेरा डेटा वहां भी है। तो दो बड़ी चिंता है। एक तो मैं माफ कीजिएगा अंशुमान जी, फिर ऐसे ही परिस्थिति में आपको कॉल आता है एबीसी बैंक से, आपने काम किया और आपको XYZ बैंक से कॉल आता है या किसी भी बैंक से कॉल आता है कि साहब हमारा क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्योंकि आपका पहले उस बैंक से कोई रिलेशन नहीं था। आपको इस वेंडर का ईमेल आता है, तो आपको नए वेंडर्स के ईमेल आने शुरू होते हैं, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे डेटा चोरी होकर क्या होगा। डेटा चोरी का डेटा मार्केटिंग है पूरी। आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा, आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा, आपकी क्रेडिट प्रोफाइल का डेटा, आपके पेमेंट्स का डेटा, आप महीने में कहां कितना ऑनलाइन सिस्टम से खर्च कर रहे हैं, इसकी एक वैल्यू है, इसकी कॉस्ट है। इस पर हम लोग एक बार चर्चा भी कर चुके हैं कि इसकी एक अपनी कॉस्ट है और वो कॉस्ट से वो डेटा आपके इकोनॉमिक बिहेवियर का, आपके फाइनेंशियल बिहेवियर का डेटा सेल होता है और उसके बाद उस पर मार्केटिंग लीड्स जनरेट की जाती है। और इसीलिए आपके पास अगर 2 क्रेडिट कार्ड हैं या 3 क्रेडिट कार्ड हैं और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आप इस बात के लिए तय मान लीजिए कि 5 बैंक आपको रोज अपना क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए फोन करेंगे और उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत आपने तो उनको अप्लाई नहीं किया पर वो आपका, और वो उसको फोन नहीं करेंगे जो डिफॉल्टर है। तो अगर आप ईमानदारी से अपने फाइनेंशियल
पेमेंट्स को कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारी मार्केटिंग कालों के लिए तैयार रहिए हमेशा, कि एक आपकी ईमानदारी की सजा है आप क्या एक कमोडिटी हैं, फिर आपकी हाँ, जानकारी तो कमोडिटी ये है वो पूरी। क्या ई पेमेंट पॉलिसी रिजर्व बैंक ने संकेत दिया है। अब हम इंतजार करेंगे कि अलग-अलग बैंक, अलग-अलग वित्तीय संस्थाएं, अलग-अलग मोबाइल वॉलेट, अलग-अलग पेमेंट बैंक्स अपनी पॉलिसीज लेकर आए, क्योंकि एक बड़ी समस्या ये हो रही है कि भारत में बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जा रहा है। हम मोबाइल फोन के बिल्स भी डिजिटल पेमेंट्स के लिए करते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने अपने वॉलेट बना लिए, जिन वॉलेट में पैसा रखने की बात होती है। हमने जैसे फास्टैग कंपलसरी कर दिया गया, हमारे सारे टोल पेमेंट ऑनलाइन हो गए। तो जब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की सिक्योरिटी और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी बड़ी चीज है। तो शुक्र है कि आरबीआई जागा है और उसने निर्देश दिया है। इस पॉलिसी के डिटेल्स हमारे पास आएंगे, लेकिन आप भी, जो सारे लोग जो वो मोबाइल पेमेंट सिस्टम से या बाकी चीजों से जुड़े हुए हैं, उस पर नजर रखिए, अपने बैंक से बार बार पूछिए, अपने बैंक से सवाल कीजिए और अपनी डेटा सिक्योरिटी के लिए, अपनी डेटा प्राइवेसी के लिए खुद जागरूक होइए। क्योंकि अगर आप नहीं सवाल उठाएंगे ना, तो आप एज ए कमोडिटी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप बाजार में बिकते रहेंगे। आप क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए का पेमेंट करेंगे और 10 मिनट बाद वो डेटा किसी के पास पहुंच जाएगा। अंशुमान जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स में कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी वेंडर्स का अब जमाना आने जा रहा है। बजट जब आया था 1 फरवरी को, उसमें निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान भी कहा था कि कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी शायद आएगी देश में, आप जिसका मन चाहे उसकी बिजली खरीद सकते हैं। एक तो ठीक है, मान लीजिए आपको लगता है कि यार कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी है तो यार हम जिसका भी चाहें उसका खरीद सकते हैं, ये एक अच्छी सुविधा हो सकती है। लेकिन कंसर्न मेरा ये है, जो मुझे लगता है सबका कंसर्न होना चाहिए, कि उस ओलिगोपोली या उस मोनोपोली की तरफ ये सेक्टर भी ना चला जाए, जैसा हम दूसरे सेक्टर्स में देखते रहे हैं। टेलीकॉम में जैसा हम देखते रहे हैं, जैसा दूसरे एफएमसीजीज वगैरह के सेक्टर्स में जिस तरह की ओलिगोपोली, जिसका हमने अर्थात में भी एक बार जिक्र किया था, वो हम देखते रहे हैं। क्या वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, और उससे बचने के लिए सरकारों को क्या उपाय करने चाहिए? सर। सिद्धांत, ये मुझे लगता है कि भारत के बिजली क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण सुधार है, सबसे बड़ा सुधार है। और मैं कहूंगा कि वास्तविक तौर पर, चूंकि भारत में सुधारों के क्रम बहुत उलट-पलट हैं, हम करना कुछ चाहते हैं और कर कुछ देते हैं। दरअसल ये सुधार बिजली बाजार का पहला सुधार होना चाहिए था, जो अब आखिरी सुधार होने जा रहा है। हमने पावर प्रोडक्शन को प्राइवेटाइज कर दिया, उसमें बड़े पैमाने पर बिजली क्षमताएं हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े बिजली उत्पादक, चार शीर्ष सबसे बड़े बिजली उत्पादक देशों में गिना जाता है। मतलब अगर हम डेटा के आधार पर देखें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है। हमारे पास कोल रिजर्व्स हैं। पर जो सबसे बड़ा रिफॉर्म भारत में है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का रिफॉर्म है। और सरकार ने जो घोषणा की है उसका हम क्या मतलब समझते हैं, और आपके लिए और हमारे लिए इसका मतलब क्या है, हमारे लिए समझना जरूरी है। वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमें भी बहुत सारे संदेह हैं सरकारों के कहने पर और उनकी लागू करने की इच्छा शक्ति और साहस पर भारत में ये सुधार, जो डिस्ट्रीब्यूशन का सुधार है, जिसे एक बहुत फैंटेसी आइडिया के तहत सेल किया जाता है और कई साल से किया जा रहा है कि भारत में जब बिजली वितरण का ढांचा बदलेगा ना, तो आप वैसे ही बिजली कंपनी चुन सकेंगे जैसे कि आप मोबाइल ऑपरेटर चुनते हैं, या जैसे आप कैब ऑपरेटर चुनते हैं, या जैसे आप कोई शॉपिंग के लिए कोई विकल्प चुनते हैं। ये एक आइडिया है जैसा कृषि कानूनों में कहा गया है कि इससे लेने आप जहां आप कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। लगभग ये उसी तरीके की बात कही जाती है कि नहीं, अब आपको आज पसंद नहीं आ रहा तो आपने कॉल करके कहा कि भाई तुम हटो, तुम्हारा कनेक्शन गया, हम दूसरे का कनेक्शन लेने वाले हैं। ये सुधार सबसे जटिल और सबसे कठिन सुधार है, और इसमें सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा होगी। समस्या क्या है, सिद्धांत समझना जरूरी है कि भारत में बिजली दरों का पूरा ढांचा बुरी तरह से उलझा हुआ है और बहुत गहरे राजनीतिकरण का और अक्षमता का शिकार है। हमने कल भी इस बात को पिछले पहले भी संकेत किया था, और इससे पहले भी हम अर्थात में इस बात पर चर्चा कर चुके थे कि भारत दुनिया में सबसे सस्ती बिजली बनाने वाले देशों में है, पर हम उसकी 3 गुनी लागत पे करते हैं। उसकी वजह यह है कि पूरा बिजली का ढांचा एक जटिल ढंग की प्रक्रिया में बना हुआ है, और उस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। क्या वो प्रक्रिया इस सुधार से खत्म होगी? क्योंकि अगर वो खत्म नहीं होती तो ये बिजली वितरण का सुधार नहीं होगा। बिजली दरें 2 हिस्सों में बंटती हैं हमारे यहाँ, एक फिक्स चार्जेस होते हैं और एक एनर्जी चार्जेस होते हैं। फिक्स चार्जेस में जो लोड और डिमांड पर आधारित है, यानी आप कितनी बिजली की डिमांड है आपकी, आप कितना लोड सब्सक्राइब करते हैं, वो पैसा तो आपको देना ही है। आप बिजली
का इस्तेमाल करें या ना करें, वो एक तरीके से फोन का रेंटल जैसा जैसा है। और इसके बाद जो आपकी जितनी वास्तविक खपत है उसके आधार पर आपसे एनर्जी चार्जेस लगता है। कंपनियां फिक्स्ड चार्जेस लगाती हैं पर उससे पूरी लागत नहीं निकाल पाती, इसलिए वो एनर्जी चार्जेस बढ़ाती जाती है। और चूंकि बहुत सारे स्थानों पर सरकारी संस्थानों को, सरकारी व्यवस्था को बहुत जगह की जो सब्सिडी देनी पड़ती है, उस सब्सिडी की लागत भारत में आम उपभोक्ताओं से, उन लोगों से वसूली जाती है जो अर्बन कंज्यूमर है, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है। हमें आश्चर्य होगा सिद्धांत जान के कि भारत दुनिया में सबसे जटिल बिजली दरों वाला ढांचे वाला देश है। भारत में इतने स्लैब हैं एक एक राज्य में बिजली के कि हमको हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कुछ जगह अलग अलग राज्यों में 9 से लेकर और 18 टाइप के उपभोक्ता बांट दिए गए हैं। मतलब एक बिजली दर के ढांचे में एक उपभोक्ता के लिए कोई दूसरा दर का स्लैब है, दूसरे उपभोक्ता 9 तरीके के कंज्यूमर्स हैं। और कई जगह 14 से 27 तक बिजली के स्लैब हैं खपत के आधार पर। और ये कंपनियां इतना जटिल ढांचा इसलिए बनाती हैं क्योंकि वो जो हिडन कॉस्ट है, जो कॉस्ट है, उसको वसूल नहीं पाती। तो अब ये सुधार क्या है? अगर ये सुधार वही सुधार है तो सरकार को पहले ये जो पूरा जंजाल है बिजली दरों के ढांचे का, इसको बदलना पड़ेगा। और इसको बदलने के साथ वो पारदर्शिता लानी पड़ेगी जिससे ये स्पष्ट हो सके कि बिजली सही लागत पर पहुंचे। अब इसके असर क्या होंगे? हम कहते हैं कि बाजार में ओपन एक्सेस व्यवस्था है, एक पॉलिसी है ओपन एक्सेस पॉलिसी, जिसमें आप चाहें तो सर बिजली एक्सचेंज से, जो बिजली एक्सचेंज है जहां पर बिजली ट्रेड होती है, वहां से बिजली खरीद सकते हैं। वहां आपको सस्ती बिजली मिलेगी, जिस रेट पर आपको कंपनी देती है उससे सस्ती बिजली मिलेगी। पर आपके घर तक लाने के लिए जिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी वो कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तब इस सुधार में 2 बड़ी चीजें होंगी जो ऐसा लग रहा है अगर सरकार सुधार करती है। पहली चीज तो ये कि जो राज्यों में और शहरों में बिजली वितरण का काम सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां करती हैं, जिनको पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशंस कहते हैं, जिनके बड़े घाटे हैं, हर 5 साल बाद 6 साल बाद सरकार उनको बेल आउट करती है, उनका एकाधिकार खत्म होगा। और सरकार ये कोशिश करेगी कि कुछ निजी कंपनियां इस धंधे में आए और इस कारोबार में आए। लेकिन निजी कंपनियां आने से पहले वो ये कहेंगी कि बिजली दरों का पूरा ढांचा ठीक करिए। ये जो आपने 12-14 स्लैब और कई कंज्यूमर्स और फिक्स्ड डिमांड चार्ज और एनर्जी चार्जेस का ऐसा जटिल सिस्टम बना रखा है कि आप कोई आम आदमी बिजली दरों को एक बार में पढ़ ले तो समझ नहीं सकता कि वो किस स्लैब में फिट होता है और क्यों इतना पैसा दे रहा है, उसको पता नहीं। इसे ठीक करिए। इसे ठीक करने का जो नतीजा तात्कालिक तौर पर हमारे सामने सिद्धांत आएगा, वो बिजली दरें बढ़ने के तौर पर सामने आएगा। और इसलिए भारत के सुधारों की बड़ी समस्या हो रही है कि भारत के सुधार हमेशा कीमतें बढ़ाने की तरफ चले जाते हैं। बिजली में डिस्ट्रीब्यूशन का रिफॉर्म अब बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। सरकारी कंपनियां जो घाटा उठा रही हैं वो कम नहीं होगा, लेकिन इसे करने के लिए बिजली दरों को बढ़ाने की नौबत आ सकती है। कंपनियों जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी उन्हें बड़े पैमाने पर अपनी लागत निकालने के लिए रेट्स तय करने की आजादी दी जाएगी। अब या इसका दूसरा तरीका यह है कि जैसे कुछ सरकारों ने पावर सेक्टर में रिफॉर्म किए हैं, दर कम करने की कोशिश की है, उन सुधारों के मॉडल अपनाए जाएं और उसका एक मॉडल बनाकर उसे लागू किया जाए। लेकिन ये रिफॉर्म भारत में बड़ा होने वाला है। कल जब प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कहा तो इस पे काफी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह चर्चा शुरू हुई। क्या सरकार इसी दिशा में बढ़ेगी? क्या राज्यों से वो कहेगी कि अपनी बिजली दरों के ढांचे को पारदर्शी बनाया जाए? क्या बदलाव किए जाएं ढांचे में? और क्या क्रमशः धीमे धीमे बिजली के वितरण ढांचे का निजीकरण होना शुरू होगा? ये सवाल हैं जो हमारे सामने थोड़े समय बाद स्पष्ट होंगे। हाँ, अंशुमान जी, शो का आखिरी हिस्सा है जहां पर मतलब समय कम है, लेकिन हम 2 चीजें जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। एक यूजर है अनुभव गुप्ता, उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया ट्विटर पे और कहा कि कई सारे सरकारी प्रवक्ता जो हैं वो ऑयल बॉन्ड्स की बात करते हैं और जिसको प्रीवियस रिजीम दे वर लेफ्ट बाय द प्रीवियस रिजीम फॉर द हाई फ्यूल टैक्सेशन, but interestingly it seems that none of the outstanding oil bonds have actually been retired by this government। वो इस सरकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने बजट के डॉक्यूमेंट से कुछ फोटोज भी अटैच किए हैं हमारे इनबॉक्स में। मतलब ये पर्सनल मैसेज है इसलिए मैं स्क्रीन पे दिखा नहीं सकता हूँ। इट वुड बी फिर वो चाह रहे हैं कि हम इसको डिस्कस करें ताकि लोग जान सकें और फिर कह रहे हैं कि आई नोटिस दैट अराउंड 10,000 crore आर पेबल लेटर दिस ईयर बट देयर इज नथिंग रीपेड टिल नाउ सिंस 2014। 2014 के बाद से कोई भी रीपेमेंट नहीं किया। देखिए ऑयल बॉन्ड सिद्धांत, ऑयल बॉन्ड वाली बहस 2017-18 तक सरकार के लोग यह तर्क देते थे कि 2010 में जो ऑयल बॉन्ड जारी किए गए थे उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ और इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। 20 में भी मैंने कुछ खबरें देखी हैं, 20 हाँ, की शुरुआत हाँ, में भी। लेकिन
बजट का, इसी बजट का जो अभी निर्मला सीतारमन ने संसद में पेश किया, अगर उसका आंकड़ा देखें तो इस साल भी अगले साल के बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए के 1.5 लाख 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड अभी भी बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई ऑयल बॉन्ड रिटायर कर दिए और उसका पैसा हमसे वसूला जा रहा है। तो ऑयल बॉन्ड की प्रक्रिया 2010 में की गई थी और इसकी शुरुआत भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में हुई थी। सरकारें जब पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा बढ़ती जाती थी और वो ये चाहती थी कि उपभोक्ताओं को उससे बचाया जा सके, उस कीमत में बढ़ोतरी से बचाया जा सके, तो वो तेल कंपनियों को कीमतें कम रखने के लिए प्रेरित करती थी और उनके घाटों के बदले उन्हें बॉन्ड जारी करती थी, जिन बॉन्ड पे सरकार की गारंटी होती थी और वो पैसा उसके बदले उन्हें बैंकों से मिल जाता था, जो बाद में उनके लंबे समय में चुकाया जाता था। तो ये कहना गलत है कि सरकार ने वो सारी लायबिलिटी खत्म कर दी है। अभी बजट का ताजा आंकड़ा बता रहा है कि ऑयल कंपनीज के बॉन्ड्स अभी वहीं खड़े हुए हैं। तो ये महंगाई उस वजह से नहीं आ रही है, ये महंगाई सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वजह से आ रही है। अंशुमन जी, ग्रीवांस एक शिकायत समझ लीजिए, इसको क्या ही कहें। पिछला एपिसोड जो था हमारा खर्चा पानी का, तो उसमें हमने बात की थी ना, मतलब कि लोगों की क्वेरीज थी कि साहब ये सब जो हो रहा है प्राइवेटाइजेशन बैंकों का, उसमें सरकारी बैंकों का क्या होगा, एम्प्लॉयज का क्या होगा, तमाम बातें तो हो गई थी। एक यूजर हैं सचिन रेड्डी, उनके कमेंट पढ़ के लग रहा है कि वो शायद गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन दिस एपिसोड यू आर डिस्कसिंग अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU banks especially and initially mentioned that after privatization bank employees have to work more, but you people really don't know that how hard working are PSU bank employees and which kind of great work pressure they are handling. कुछ पॉइंटर्स हैं अंशुमान जी, हम चाहे उसको डिस्कस कर लेते हैं। We are serving mass population of the country whereas private banks are doing only cream business. Maybe that's correct thing they are saying. मतलब बहुत सारे अनसैलरीड लोग और बहुत सारे अनफॉर्मल सेक्टर के लोग अभी भी प्राइवेट बैंक से बाहर ही हैं। There is a huge difference in the charges of private and public sector banks. About loan and FD rates of interest, I want to inform you that rate of interest of loans are depending upon various factors. One of them is low cost deposits, banks holding out of their total deposits, and a fact that I want to inform you that most of the government departments are holding their low cost deposit with private banks. और फिर ये कह रहे हैं private banks may have hidden charges for the loan accounts and NPAs of public sector banks, ये बड़ी जरूरी बात है। NPAs of PSU banks, I want to inform you about this, that there is no any fault of common bankers, as most of the NPA accounts are large corporate bank accounts. Those are approved and processed at apex level. ये बात हम लोग अर्थात में कई बार कर चुके हैं अंशुमान जी। जी। और and most of them also have NPAs due to government policies which are changing frequently and drastically. And finally, due to privatization of PSU bank, initially bank employees will suffer a bit and they will become used to after some time. But real loss will be of common public as there is privatization of profits and nationalization of losses. सचिन रेड्डी जी के इस लंबी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। उन्होंने एपिसोड देखा और मैं चाहता हूं कि ऐसे सवाल, ऐसी प्रतिक्रियाएं हम लोगों के पास जरूर आएं। ये जो बातें कह रहे हैं वो असल में स्थापित हैं और ऐसा नहीं कि सरकार को ये सारी चीजें मालूम नहीं। आखिर बैंक भी सरकार के हैं और सरकार अगर इन्हें निजीकरण करने के लिए जा रही है तो ये सारी परिस्थितियों को समझ कर या देख कर जा रही है। और यूनियंस के बहुत सारे सवाल, कर्मचारियों के बहुत सारे क्वेश्चन और उनकी आपत्तियां हैं, पर हमें 2-3 चीजें समझना जरूरी है कि निजीकरण के या प्राइवेटाइजेशन के हमेशा दोनों हिस्से, दोनों पहलू हैं और भारत के पास इसका तजुर्बा बहुत अच्छा है। कम से कम दुनिया के तजुर्बे को छोड़ दें, दुनिया के देशों का, पिछले 25 सालों में भारत के पास ये समझने की पूरी क्षमता है कि हमने जहां निजी क्षेत्र को आने दिया है वहां हमें क्या फायदा हुआ है और निजी क्षेत्र के आने से क्या नुकसान हुआ है और कितना निजीकरण, कितनी निजी प्रतिस्पर्धा उन सारे लोगों के लिए फायदेमंद है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के किसी भी एक गिवन सेक्टर में स्टेक होल्डर हैं। तो बैंक में केवल बैंक का कर्मचारी स्टेक होल्डर नहीं है, बैंक में डिपॉजिटर भी स्टेक होल्डर है, बैंक में बारोअर भी स्टेक होल्डर है, बैंक में टैक्स पेयर भी स्टेक होल्डर है क्योंकि उसके पैसे से उसको कैपिटलाइज किया जाता है, बैंक में इसमें इन्वेस्टर भी स्टेक होल्डर है क्योंकि वो बैंक के शेयर खरीदता है। वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो जब भी हम किसी रिफॉर्म का या प्राइवेटाइजेशन की मैं सिर्फ विचार के लिए, चर्चा के लिए, सोचने के लिए बता रहा हूं कि हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि निजीकरण जैसी चीजें क्या सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बराबर का न्याय करती हैं और अगर वो सबके साथ न्याय करती हैं तभी वो सही साबित होती हैं। हमारे इस मामले में
में जो हमारे अनुभव हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, कुछ चुनौतीपूर्ण भी हैं। और वो चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाते हैं मेरे हिसाब से, जहां पर सरकारें प्रतिस्पर्धा मार देती हैं। अगर प्रतिस्पर्धा वास्तविक रूप में से बनी बनी रहे तो सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट बेहतर होते हैं। ये टिप्पणी की सरकारी बैंकों में कम काम होता, ज्यादा काम होता है, प्राइवेट बैंकों में कम काम होता है, या प्राइवेट बैंक ज्यादा एफिशिएंट है, सरकारी बैंक कम एफिशिएंट है, ये बहस पुरानी हो चुकी है और ये बहस आज की है भी नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी के लेवल पर दोनों एक ही जैसे जैसे हैं। हाँ, ये बात जब प्राइवेट सेक्टर आ रहा था उस समय ये बड़ी बहस थी कि सरकारी बैंकों का कामकाज बहुत सुस्त है। अब सरकारी बैंकों में भी उतना ही एफिशिएंट काम और है। ये बात भी सही है अंशुमान जी वो कि सरकारी बैंक बहुत बड़े सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। हाँ, और लेकिन अब उसमें एक चीज है, सपोर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार सरकारी बैंकों का इस्तेमाल कैसे करती है और वो इस्तेमाल बैंकों को कैसे कमजोर करता है। वो इस्तेमाल बैंकों को, अब जैसे इन्होंने कहा, ये बात सही, एनपीएस क्यों है उसमें, एनपीएस सरकार की पॉलिसी के कारण है। और एपेक्स बॉडीज के प्रेशर के कारण है। हाँ, तो वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी समय पर जाकर इन चीजों को सुधारना पड़ेगा। अब ये लंबी बहस, इस पर हम अर्थात में भी चर्चा करते रहे कि आप बैंकों को ऑटोनॉमी दीजिए। सरकार ऑटोनॉमी देने की कोशिश कर रही थी, नहीं कर पाई, क्योंकि इतने वेस्टेड इंटरेस्ट है बैंकों के भीतर। सरकार के मंत्री, नेता, अधिकारी बैंकों से जकड़ी छोड़ना नहीं चाहते, तो अंततः ये हुआ कि चलिए इनको प्राइवेटाइज कर दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑटोनॉमी देना संभव ही नहीं है। बैंक के बोर्ड में फिनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिसर बैठा रहेगा, वो क्रोनी बैंकिंग घूमती रहेगी आसपास और वो चलती रहेगी। तो ये कहना, ये एक चीज समझना जरूरी, जितने भी बैंक से जुड़े हुए लोग इसे इसे देख रहे हैं, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि बैंक इनएफिशिएंट है या बैंक कर्मचारी इनएफिशिएंट है। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि बैंकों में सरकार ने जिस तरीके की दुर्व्यवस्था लागू की है वो उसके खुद के गले में फंस गई है। बैंक का प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि बैंकों को सरकारों ने जिस हालत में पहुंचा दिया है, अपने तरह तरह से इस्तेमाल करके, वो खुद उसके गले में फंस गई और अब इन्हें रिकैपिटलाइज करना, इनमें पैसा डालना, इन्हें ठीक करना सरकार के बस का नहीं है, और इसलिए इन्हें प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो संकेत हमें सरकार के भीतर से मिल रहे हैं, ये कार्यक्रम आगे धीमे धीमे बढ़ेगा, हमें पता चलेगा कि कर्मचारियों के इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किए जाएंगे, नौकरियों का क्या होगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इन सारी चीजों पर सरकार शायद बैंक यूनियनों से बात करेगी, आईबीए से बात करेगी, और सरकार को ये सारी बातें करनी चाहिए, क्योंकि बैंकों में सारे स्टेक होल्डर्स के हित ध्यान रखना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अब संडे को मिलेंगे, अर्थात में मंडे को फिर से खर्चा पानी आएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।